नमस्कार। इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत खास कविता पर गहराई से बात करने वाले हैं, गिरिजा कुमार माथुर की 15 अगस्त। हाँ। और ये कविता महाराष्ट्र HSC बोर्ड की 11वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक से ली गई है। हमारा इरादा है कि हम इस कविता के पीछे जो संदेश है उसे समझें और आज़ादी के समय का जो माहौल था उसको महसूस करें, है ना? हाँ। और कवि क्या सोचते थे, उनका नजरिया क्या था। हाँ। और ये उन श्रोताओं के लिए खास है जो कम समय में मतलब तेजी से किसी विषय की तह तक जाना चाहते हैं, जानकारी भी मिले और उसका सार भी। बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये कविता लिखी गई है आजादी के ठीक बाद के दौर में, तो इसमें उम्मीद तो है, जश्न भी है, पर साथ ही एक चेतावनी जैसी भी है, एक तरह से सावधान रहने का आग्रह। सही। तो चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। सबसे पहले कवि के बारे में थोड़ी बात हो जाए, गिरिजा कुमार माथुर। हाँ, जरूर। स्रोत बताते हैं कि उनका जन्म 22 अगस्त 1918 को मध्य प्रदेश के अशोकनगर में हुआ था। जी। शुरुआती पढ़ाई झांसी में, फिर लखनऊ से अंग्रेजी में MA किया। उनका करियर भी काफी अलग अलग रहा है, जैसे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में काम किया और कुछ समय न्यूयॉर्क में भी रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ में सूचना अधिकारी। हाँ, ये जानना जरूरी है। उनका ये विविध अनुभव, ये उनकी कविताओं में झलकता भी है। सही। 1994 में उनका निधन हुआ। बिल्कुल। और गिरिजा कुमार माथुर जी वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, मतलब वो स्वतंत्रता के बाद का जो भारत था ना, उसकी धड़कन को महसूस करने वाले रचनाकार थे। उन्हीं कविताओं में वो राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम, समाज की चिंता, ये सब बहुत साफ दिखता है। हाँ। वो उस जमाने के नौजवानों में जोश भरते थे अपनी कविताओं से। और एक और खास बात, वो तार सप्तक की कवियों में से एक थे। अच्छा, तार सप्तक, ये नाम सुना तो है, पर शायद सब लोग न जानते हो इसके बारे में। हाँ। आप थोड़ा बताएंगे ये क्या था और क्यों इतना जरूरी है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, तार सप्तक असल में 7 कवियों की कविताओं का एक कलेक्शन था। अज्ञे जी ने इसे एडिट किया था 1943 में। और इसने हिंदी कविता में आप कह सकते हैं प्रयोगवाद की शुरुआत की। प्रयोगवाद मतलब? आसान शब्दों में कहें तो ये वो ग्रुप था जिसने आज़ादी के आसपास हिंदी कविता को एक नई मॉडर्न दिशा दी। जो पुराना ढर्रा था ना, उससे हटकर नए विषय, नए बिंब, भाषा भी नई। तो माथुर जी का इसमें शामिल होना ये दिखाता है कि वो उस दौर के कितने अहम और आगे सोचने वाले कवि थे। समझ गई। तो मतलब नई सोच, नई कविता। हाँ, उनकी कुछ और खास रचनाएं भी हैं, जैसे मंजीर, नाश और निर्माण और धूप के धान। अच्छा, धूप के धान। जी। और हमारी आज की कविता 15 अगस्त इसी संग्रह धूप के धान से ली गई है। ठीक है, तो अब कविता पे आते हैं। स्रोत में लिखा है कि ये गीत विधा में है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये गाने के लिए ही लिखी गई थी? हाँ, गीत विधा का मतलब है कि इसकी बनावट गाने लायक होती है। इसमें आमतौर पर एक मुखड़ा होता है, मतलब मेन लाइन जो बार बार आती है, और फिर अंतरे होते हैं, यानी बाकी के पद। अच्छा। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि कवि ने इसमें लोक जीवन से जुड़े प्रतीक इस्तेमाल किए हैं। बिंब, उपमान, जैसे दीपक है, पतवार, गंगा, लहर। इसका फायदा यह होता है कि कविता आम आदमी से ज्यादा आसानी से कनेक्ट कर पाती है, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक ही नहीं रहती। हाँ, वो सीधी दिल तक पहुंचती है। बिल्कुल। ये तो दिलचस्प है कि कैसे कविता का फॉर्म भी उसके संदेश को पहुंचाने में मदद करता है। तो अब आते हैं कविता के केंद्रीय भाव पर। एक तरफ तो जाहिर है कि ये आज़ादी मिलने की खुशी है, उत्साह है, जश्न है, एक नया सवेरा, नई उम्मीदें। हाँ, वो उल्लास तो है ही, वो तो हर लाइन में महसूस होता है। लेकिन यहीं पर बात थोड़ी और गहरी हो जाती है। कवि सिर्फ जश्न में डूब जाने को नहीं कहते, वो साथ साथ, बल्कि शायद ज्यादा जोर देकर देश के रक्षकों को, पहरुओं को और आम लोगों को भी सावधान रहने को, जागरूक रहने को कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये कविता खुशी और चेतावनी, उत्सव और जिम्मेदारी का एक अनोखा संगम है। मतलब सिर्फ वाह आज़ादी मिल गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कि आज़ादी मिल गई है, अब इसे संभालना है वाली भावना है। और कवि का संदेश बहुत गहरा है। वो ये सवाल उठाते हैं कि क्या सिर्फ अंग्रेजों के चले जाने से हम सच में आज़ाद हो गए? उनके लिए सच्ची आज़ादी का मतलब कहीं ज़्यादा बड़ा है। वो तब आएगी जब सदियों से जो दुख की काली छाया है वो मिटेगी, जब शोषण से, अन्याय से जो पीड़ित समाज है, जो लगभग मर चुका है, वो फिर से जी उठेगा, जब हर इंसान को सही मायने में न्याय मिलेगा, अवसर मिलेंगे। हाँ। कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की भी मांग है इसमें। ये बात तो आज भी उतनी ही सही लगती है।
खैर चलिए, अब कविता की पंक्तियों में उतरते हैं। पहला पद ही देखिए कैसे शुरू होता है। आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना। पहली ही 2 लाइनों में वो द्वंद आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे। जीत का जश्न है, रात उत्सव की है, पर पहरेदार को सोना नहीं है, सावधान रहना है। बिल्कुल। और आगे कहते हैं, खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। देश के आगे बढ़ने के, विकास के दरवाजे खुल गए हैं, नई संभावनाएं सामने हैं, लेकिन इन मौकों का फायदा उठाने के लिए और इन्हें बनाए रखने के लिए हमें स्थिर रहना होगा, दृढ़ रहना होगा। जैसे दिया जलता रहता है। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे एक दिया बिना हिले डुले लगातार रोशनी देता है। यहाँ अचल दीपक सिर्फ रोशनी का प्रतीक नहीं है, वो दृढ़ता का, स्थिरता का, निरंतरता का प्रतीक है। हाँ, ये सिर्फ जश्न नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। आगे की पंक्तियां भी इसी सोच को आगे बढ़ाती हैं, है ना? एकदम। कवि कहते हैं, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। ये लाइन बहुत जरूरी है। आजादी मिलना मंजिल का अंत नहीं है, वो एक नए स्वर्ग, एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ाया गया सिर्फ पहला कदम है। मंजिल अभी बहुत दूर है। फिर वो कहते हैं, इस जन मंथन से उठाई पहली रत्न हिलोर। यानी ये जो स्वतंत्रता मिली है, ये उस बड़े संघर्ष, उस जन आंदोलन रूपी मंथन से निकला पहला अनमोल रत्न है, पहली लहर है। बेशकीमती। हाँ, बेशकीमती है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। और फिर तुरंत वो याद दिलाते हैं कि काम अभी बाकी है। हाँ, वो कहते हैं, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। मतलब जीवन की मुक्ति की, असली आजादी की जो डोर है, वो अभी पूरी तरह बंधी नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। जो दुख का, शोषण का, गुलामी के दौर का अंधेरा अतीत है ना, उसकी काली छाया अभी पूरी तरह मिटी नहीं है। समाज में अभी भी बहुत सी समस्याएं हैं। इसीलिए वो आह्वान करते हैं, ले युग की पतवार बने अम्बुधि महान रहना। यानी इस नए युग की नैया को चलाने के लिए पतवार को मजबूती से थामना होगा और समुद्र की तरह विशाल, गहरा और अडिग बने रहना होगा। ये सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है। नहीं, ये पूरे समाज से एक सामूहिक संकल्प और महानता का आह्वान है। पहले पद में ही कितनी गहराई है। अब आते हैं दूसरे पद पर। ये कविता में चौथे पद के रूप में दोहराया भी गया है। इसमें आजादी के बाद का माहौल और उसकी जो चुनौतियां थीं, उनका जिक्र है। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं। हाँ, सीधी सी बात है, गुलामी की जो अन्याय भरी बेड़ियां थीं, वो टूट गई हैं और अब हर दिशा में आगे बढ़ने के रास्ते खुल गए हैं। और फिर ये पंक्ति, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। प्रभंजन यानी तेज तूफान, आंधी। अच्छा। या युग बंदिनी हवाएं उन दबी हुई इच्छाओं, आकांक्षाओं, उस ऊर्जा का प्रतीक हैं जो सदियों से गुलामी में कैद थीं। हाँ। अब आजादी मिलते ही वो सारी ऊर्जा एक तूफान की तरह बाहर निकली है। हाँ, एक बेचैनी से। बिल्कुल। लोगों में बदलाव की, कुछ कर गुजरने की जबरदस्त बेचैनी है। लेकिन इसी तूफान के साथ कुछ मुश्किलें भी हैं। कवि कहते हैं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं। ये सिमटी सीमाएं क्या है? क्या ये सिर्फ देश के बंटवारे और नई बनी सीमाओं की तरफ इशारा है? हाँ, वो तो निश्चित रूप से विभाजन और उससे जो समस्याएं पैदा हुई, उसकी ओर संकेत हैं। नई सीमाएं खिंच गईं, लाखों लोग प्रभावित हुए, नए सवाल खड़े हुए। लेकिन सिमटी सीमाओं का अर्थ शायद इससे भी ज्यादा गहरा हो सकता है। जैसे? हो सकता है ये उन मानसिक सीमाओं की बात हो जो गुलामी के दौर में बन गई थीं, या शायद ये उन सामाजिक और क्षेत्रीय बंटवारों की ओर इशारा हो जो आज़ादी के बाद भी चुनौती बने हुए थे। ये पंक्तियां सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या बाहरी सीमाएं सिमटने के साथ साथ हमारे मन और समाज की सीमाएं भी सिमट गईं? और फिर आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, ये तो साफ तौर पर ब्रिटिश राज के अंत और उसके प्रतीकों के टूटने की बात लगती है। हाँ, ऊपर से तो यही मतलब है। पुराना सिंहासन यानी अंग्रेजी हुकूमत, और उसकी प्रतिमाएं यानी उसके शासन के प्रतीक, उसकी सत्ता की निशानियां। लेकिन इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ बाहरी सत्ता के प्रतीकों का टूटना नहीं है। ये उन पुरानी दमनकारी सामाजिक और मानसिक संरचनाओं के टूटने की शुरुआत भी है जिन्हें औपनिवेशिक शासन ने बढ़ावा दिया था या जो पहले से थीं। अच्छा। हाँ, ये एक नए युग के शुरू होने का संकेत है जहां पुरानी जड़ हो चुकी चीजें टूट रही हैं। लेकिन इस उथल-पुथल और तूफान के बीच कवि एक उम्मीद भी जगाते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं, उठता है तूफान इंदु, तुम दीप्तिमान रहना। इंदु यानी चंद्रमा। यहां चंद्रमा शायद राष्ट्र का प्रतीक है।
या फिर उस आदर्श का जिसे इस तूफानी बदलाव के बीच भी चमकते रहना है, रास्ता दिखाते रहना है। यानी कितनी भी चुनौतियां आएं, कितनी भी उथल-पुथल हो, हमें अपने मूल्यों को, अपने आदर्शों को, अपनी दिशा को खोना नहीं है, बल्कि चंद्रमा की तरह शांत और प्रकाशित बने रहना है। दूसरे पद में आजादी के असर और उसकी शुरुआती चुनौतियों का बड़ा सजीव चित्रण है। अब तीसरे पद पर चलते हैं, जहां चेतावनी और गहरी होती जाती है। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। हमने आजादी की मशाल तो हासिल कर ली है, उसे ऊंचा भी उठा लिया है, पर ये मान लेना कि अब सब आसान हो गया, ये भूल होगी। आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है, कांटों भरा है। और ये कठिनाई क्यों है? कवि साफ कहते हैं, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। ये पंक्ति बहुत मार्मिक है और दूरदर्शी भी। भारी दुश्मन, अंग्रेज शासक, वो तो चले गए, लेकिन उनकी नीतियां, उनकी छोड़ी हुई समस्याएं, उनकी मानसिकता, ये सब छायाओं की तरह अभी भी मौजूद हैं और खतरा बनी हुई हैं। ये छायाएं सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी हो सकती हैं। तो ये छायाएं क्या हो सकती हैं? थोड़ा और खोलेंगे इसे। देखिए, ये कई चीजें हो सकती हैं। एक तो वो फूट डालो और राज करो वाली नीति के असर जो समाज में बंटवारा पैदा करते रहे। हाँ। दूसरा, वो मानसिकता जो गुलामी के दौर में बन जाती है। आत्मविश्वास की कमी, आपसी फूट, भ्रष्टाचार की आदत। अच्छा। तीसरा, वो आर्थिक ढांचा जो शोषण पर आधारित था और जिसके निशान आजादी के बाद भी बने रहे, गरीबी, असमानता। चौथा, शायद वो बाहरी ताकतें जो नए आजाद हुए देश को अस्थिर करना चाहती हों। कवि आगाह कर रहे हैं कि दुश्मन के जाने के बाद भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि शायद अब असली लड़ाई शुरू हुई है, इन अदृश्य दुश्मनों से, इन छायाओं से। और देश की अंदरूनी हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी उस वक्त। हाँ, कवि बहुत यथार्थवादी हैं। वो कहते हैं, शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। सदियों के शोषण ने भारतीय समाज को अंदर से खोखला कर दिया था, उसे लगभग मरा हुआ सा बना दिया था। हमारा अपना घर यानी हमारा देश अंदर से बहुत कमजोर था। ये पंक्तियां आजादी के जश्न के बीच एक कड़वी सच्चाई सामने रखती हैं। हाँ। राजनीतिक आजादी तो मिल गई, पर सामाजिक और आर्थिक रूप से देश बहुत बीमार था, कमजोर था। इतनी कठिन सच्चाई बताने के बाद भी क्या कवि निराश है या उम्मीद है कहीं? नहीं, यही तो इस कविता की खूबसूरती है। इस कठोर सच्चाई को दिखाने के बावजूद एक जबरदस्त आशावाद बना रहता है। कवि कहते हैं, किंतु आ रही नई जिंदगी, ये विश्वास अमर है। चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, कितनी भी कमजोरियां हों, ये विश्वास पक्का है कि एक नई जिंदगी आ रही है, एक बेहतर भविष्य बन रहा है। हाँ। ये उम्मीद ही आगे बढ़ने की ताकत देती है। और इसी उम्मीद के साथ वो आखिरी आवाहन करते हैं। हाँ, अंतिम पंक्तियां हैं, जन गंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना। यहां जनगंगा यानी देश की जनता, जो गंगा की तरह विशाल और पवित्र है, उसमें आजादी के बाद एक नया ज्वार आया है, मतलब उत्साह और ऊर्जा। अच्छा। कवि का आग्रह है कि इस ऊर्जा को, इस ज्वार को एक लहर की तरह हमेशा प्रवाहमान रखना है, यानी इसे रुकने नहीं देना है, इसे लगातार आगे बढ़ाते रहना है। जैसे नदी बहती रहती है। बिल्कुल, ये निरंतर प्रगति का, गतिशीलता का और सामूहिक कोशिश का आह्वान है। जैसे नदी हमेशा बहती रहती है, वैसे ही राष्ट्र निर्माण का काम भी लगातार चलते रहना चाहिए। तो अगर हम पूरी कविता को समेटना चाहें, तो इसका सार क्या निकलता है? मतलब ये सिर्फ 15 अगस्त का जश्न मनाने का गीत तो नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, सार यही है कि स्वतंत्रता एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसका उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन ये उत्सव अधूरा है अगर हम इसके साथ जो जिम्मेदारियां आती हैं उन्हें ना समझें। हाँ। ये कविता हमें याद दिलाती है कि राजनीतिक आजादी तो पहला कदम है। हाँ। असली मंजिल तो सामाजिक और आर्थिक न्याय है, दुखों का अंत है, और इसके लिए लगातार सतर्क रहने की जरूरत है, अंदरूनी कमजोरियों को दूर करने की जरूरत है और उन छायाओं से लड़ने की जरूरत है। सही। ये एक तरह से राष्ट्र के लिए एक चेकलिस्ट जैसी है। जश्न मनाओ पर सावधान रहो, दरवाजे खुले हैं पर दिए की तरह स्थिर रहो, तूफान आएंगे पर चांद की तरह चमकते रहो, रास्ता कठिन है पर विश्वास रखो और गंगा की तरह बहते रहो। और जैसा कि आपने शुरू में बताया था, ये कविता धूप के धान संग्रह से है। क्या इस टाइटल का भी कोई मतलब है, धूप के धान? हाँ, ये शीर्षक भी बहुत कुछ कहता है। धूप स्वतंत्रता की रोशनी या उसके ताप का प्रतीक हो सकती है, और धान समृद्धि और जीवन का,
यानी स्वतंत्रता की धूप तो मिल गई है, लेकिन उससे समृद्धि के धान उगाने के लिए मेहनत करनी होगी, उसे सहेजना होगा। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। ये शीर्षक भी कविता के मूल संदेश, अवसर और जिम्मेदारी को ही दिखाता है। ये वाकई एक गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली कविता है। गिरजा कुमार माथुर ने आज़ादी के उस पल को उसकी पूरी जटिलता के साथ पकड़ा है। उम्मीदें भी हैं और खतरे भी। सही कहा। और इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही बनी हुई है, मुझे लगता है। हाँ, कैसे? देखिए, किसी भी देश या समाज के लिए स्वतंत्रता या प्रगति को हासिल कर लेना ही काफी नहीं होता। उसे बनाए रखने और सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लगातार जागरूकता, आत्मविश्लेषण और कोशिश की जरूरत होती है। वो पहरुए वाली सावधानी शायद हमेशा जरूरी है। बिल्कुल। तो गिरजा कुमार माथुर की 15 अगस्त पर इस गहन विचार विमर्श को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को इस विश्लेषण से कविता को और गहराई से समझने में मदद मिली होगी। इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। कविता बार बार सतर्कता का आग्रह करती है, पहरुए सावधान रहना। कविता लिखे जाने के समय वो सतर्कता बाहरी दुश्मन के जाने के बाद उसकी छायाओं और आंतरिक कमजोरियों के प्रति थी। जरा सोचिए, आज के समय में राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के इतने दशकों बाद किसी भी राष्ट्र या समाज के लिए किस तरह की सतर्कता सबसे ज्यादा जरूरी या प्रासंगिक हो सकती है? हाँ, वो कौन सी छायाएं हैं जिनसे आज हमें सावधान रहने की जरूरत है? इस विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।